आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गुरुद्वारों की पहल की भी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच पंजाब में एसजीपीसी ने एक पहल की। दरअसल उसने अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण समेत कई जगहों पर गुरुद्वारों की सराय को खोल दिया ताकि सीमावर्ती इलाकों के विस्थापितों को आश्रय मिल सके। यहाँ लोगों के रहने के अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बीच सैन्य जाबाजों की काफी तारीफ हो रही है। जहां जहां इस ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है वहां वहां सेना के जज्बे को सराहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जैसे ही इस ऑपरेशन को लेकर जाबाजों की तारीफ की तो पूरा डीआरडीओ भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने उन अधिकारियों का सम्मान भी किया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सरहद के पास सामरिक दृष्टि से अहम सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी भूमिका निभाई थी। देश भर में सेना और जवानों के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। झारखंड के रांची में पहाड़ी बाबा मंदिर में सेना के हर ऑपरेशन की कामयाबी के लिए हवन किया गया। वहां महामृत्युंजय का जाप भी हुआ। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में केजरीवाल अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता ने अलग तरीके से सेना के प्रति अपना सम्मान जताया। दरअसल कहा जा रहा है कि वहां 2 दिनों में पैदा हुए 10 से ज्यादा बच्चों के नाम सिंदूर रखे गए हैं। भारतीय सेना की ओर से सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में लोगों ने ये फैसला लिया। यूपी के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज एक हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल उनकी पदयात्रा के दौरान स्वागत में लगाए गए लोहे के भारी ट्रस का एक हिस्सा अचानक भीड़ के दबाव में गिरने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने ट्रस को सड़क पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। इससे संत प्रेमानंद महाराज और किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं अफरा तफरी में आए श्रद्धालुओं को संत प्रेमानंद महाराज ने शांत रहने का संदेश दिया और अपनी पदयात्रा जारी रखी। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बद्रीनाथ धाम में पुष्पा गैंग की जेब तराशी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, लाखों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ चारधाम यात्रा में आते हैं, लेकिन जेब कतरों का गैंग चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की जेब पर हाथ साफ कर रहा है। पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह के 8 जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। इनमें गैंग का सरगना भी शामिल है। ऐसे में जरूरी है कि चारधाम यात्रा में जाने से पहले पुष्पा गैंग जैसे जेब कतरों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चमोली पुलिस के चंगुल में आए ये वो शातिर चोर हैं जो चारधाम की यात्रा में आए श्रद्धालुओं की चोरी से जेब साफ कर देते थे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। देश विदेश से श्रद्धालु धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं इन धामों में श्रद्धालुओं की जेब तराशी के लिए चोर भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में चोरों पर नकेल कसते हुए चमोली पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले 5वां दिन है और बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खोले तो 2 दिनों तक यहाँ पे चोरी की घटना देखने को मिली। ऐसे में पुलिस भी सख्ते में आ गई। जब पुलिस ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जब जांच की तो पाया कि कुछ लोग यहाँ पे, चाहे वो कभी मंदिर की जो लाइन है, दर्शनों की लाइन है, वहां पे निगरानी बना रहे हैं, कभी वो तप्तकुंड स्नान करने आने वाले तीर्थयात्रियों का ध्यान भटका रहे हैं और उनका ध्यान भटकाकर कीमती चीजें और कैश जो पैसा होता है उसे चुरा रहे थे। ऐसे में सीसीटीवी सबसे बड़ा मददगार बना और चमोली पुलिस ने जैसे ही पुलिस के पास शिकायतें पहुंचने लगी तो इन लोगों को पकड़ा गया। ये 8 लोगों का गैंग था आंध्र प्रदेश का। बाद में पता चला ये पुष्पा गैंग है। आंध्र प्रदेश का पुष्पा गैंग बद्रीनाथ धाम में जो चमोली पुलिस ने पकड़ा उनसे 2,55,000 की नकदी भी बरामद हुई। क्योंकि तप्तकुंड सबसे आसान होता है, यहाँ पे हर कोई जो भी यात्री यहाँ पहुँचता है वो स्नान करने जाता है, कीमती सामान यहाँ पे रखता है। कुछ लोगों का चोरी कर दिया।
कुछ का दर्शनों की लाइन से कैश निकाल दिया। ऐसे सामान इनके पास पाए गए, मोबाइल पाया गया, बहुत सारी चीजें इनके पास पाया गया। जो कैश की अमाउंट थी 2,55,000 थी। हालांकि पुष्पा गैंग को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, 8 को जेल डाल दिया है, लेकिन पुलिस अभी भी यहाँ पे लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है, ताकि कोई भी अगर नहाने जाता है तो एक व्यक्ति को कपड़ों के साथ जरूर रखे, ताकि उनका सामान और पैसा जो है, नकदी है, वो चोरी ना हो सके। पुलिस ने बद्रीनाथ धाम में चोरी करने आए पुष्पा गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2.5 लाख रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन और 8 पर्स बरामद किए हैं। टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को चमोली के एसपी सर्वेश पवार ने 5,000 रुपए का नकद इनाम दिया। देखिए, इसमें लगातार हमारी टीम जो है वो सक्रिय थी वहाँ। जब कुछ श्रद्धालु गणों की तरफ से जो हमें शिकायतें मिली, उसके उपरांत आज हम लोगों ने वहाँ 8 टोटल लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया है। और ये 8 के 8 लोग जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से हैं। और इनके पास से लगभग 2.5 लाख के आसपास का कैश और टोटल 8 मोबाइल्स हैं जो हम लोगों ने बरामद किए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चमोली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुष्पा गैंग के पकड़े गए सभी सदस्य आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के रुपए, पैसे और सामान चोरी होने की घटनाएं जब सामने आई तो पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। इसी कड़ी में श्री बद्रीनाथ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धाम में एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है और उसके सदस्य भीड़ में शामिल होकर श्रद्धालुओं का पर्स और सामान चोरी कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में आम यात्री बनकर जाल बिछाया और सर्विलांस की मदद से गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने टप्पेबाजों के अपराध का तरीका बताते हुए कहा कि पुष्पा गैंग के सदस्य सुबह दर्शन के लिए लगी भारी भीड़ में घुसकर लोगों को धक्का देते हुए उनकी जेबें टटोलते थे। इसके बाद मौका पाकर पॉकेटमारी करते थे। ये गिरोह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी जाकर श्रद्धालुओं के कीमती सामान चुराता था। बद्रीनाथ धाम में और क्या व्यवस्था है पुलिस द्वारा यहाँ पे की जा रही है? हाँ, पहले दिन ये हो गई थी घटना, तो उसको वर्कआउट कर लिया गया। सीसीटीवी अनाउंस और वैसे भी अनाउंस के द्वारा हम उसको सतर्क कर रहे हैं, लोगों को नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से पर्सनल भी लोग लगातार फिक्सिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और प्राइवेट में और वर्दी में दोनों तरह से ही हम लोगों पर नजर रखें। इस गिरोह के सभी सदस्य हवाई और रेल मार्ग से आंध्र प्रदेश से यहाँ पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि इस गैंग का सरगना आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला कृष्णा छेदोजा है। पुष्पा गैंग के टप्पेबाजों की धरपकड़ में कुल 17 पुलिसकर्मी शामिल थे। कृष्णा छेदाजा निवासी गुंटूर आंध्र प्रदेश, छेदाला कृष्णा निवासी ताड़ापल्ली गुंटूर आंध्र प्रदेश, टेमराला रामाराव ताड़ापल्ली गुंटूर आंध्र प्रदेश, खानागाला गोपी निवासी आंध्र प्रदेश, गुजी नागराज निवासी आंध्र प्रदेश, रंगाराव निवासी आंध्र प्रदेश, उमा महेश्वरम निवासी आंध्र प्रदेश, मणिकांता निवासी आंध्र प्रदेश। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक महिला को तीर्थयात्री की जेब काटने की कोशिश करते हुए देखा, जिसके बाद संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में टप्पेबाजों ने आंध्र प्रदेश के पुष्पा गैंग से अपने रिश्ते का खुलासा किया। बद्रीनाथ धाम पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अपने सामान को हमेशा निगरानी में रखें और संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहें। और पुलिस भी लगातार गश्त बढ़ाकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चौकस है। ऐसे में सवाल है कि जेब कतरों से कैसे बचें और अपने कार्ड और नकदी की सुरक्षा कैसे करें। घर से निकलने से पहले सावधानी बरतें, अपने पैसे को कई जगहों पर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से सावधान रहें, जेब कतरों के बारे में चेतावनी देने वाले संकेतों के आसपास सावधान रहें, अपनी प्राथमिकता वाली चीजों को कम से कम रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में हमेशा पीछे देखें, अपना पर्स या बैग सुरक्षित रखें, नकदी के बजाय कार्ड का उपयोग करें। जाहिर है, चारधाम यात्रा में चोरों का गैंग श्रद्धालुओं की जेब तलाशी को लेकर सक्रिय हो गया है। हालांकि पुलिस इन पर कड़ी नजर रख रही है और धरपकड़ में जुटी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि चारधाम यात्रा में जाने से पहले पुष्पा गैंग जैसे टप्पेबाजों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा और विदेश समेत अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ताजा हालात के बीच देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि कार्य सुचारू रहे और संस्थागत मजबूती बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को उनके एक बयान को लेकर सख्त फटकार लगाई और इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया था। इसी से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हिदायत जरूर दी। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को खास निर्देश दिए। दरअसल कहा गया है कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही ऐसे मामलों में कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए ताकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा रोका जा सके। वहीं राज्यों को बॉर्डर एरिया में स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने की भी सलाह दी गई। बिहार के रक्सौल में नेपाल सीमा पर चीन के 4 नागरिक गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि इनके पास भारत में घुसने को लेकर कोई कानूनी कागजात नहीं थे। सशस्त्र सीमा बल ने इनकी गिरफ्तारी की, फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के बागपत में ढिकौली गांव के पूर्व फौजियों ने एक बार फिर से देश सेवा की इच्छा जताई। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच यहां के कई बुजुर्ग रिटायर्ड जवानों ने फिर से सेना में जाने की पेशकश की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही। इस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। यहां लगभग हर घर से एक फौजी है। इन फौजियों में कई जवानों की उम्र 95 साल भी है, लेकिन अब भी जज्बा किसी युवा से कम नहीं है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि अगर पाकिस्तान भारत में हमले करता है तो देश की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। और एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए भारतीय सेना और सरकार की सराहना की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एकता और एकजुटता, हम सरकार के साथ हैं। कि भारतीय सेना का मिजाज ऐतिहासिक रूप से आज तक एक प्रोफेशनल मिजाज रहा। सरकार अलग, सेना अलग। देश और पूरे देश की भावना एक ही है, आतंकवादियों का सफाया करो और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। हमें भी हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, बदला लेने का अधिकार है। वो हमारे आर्मी ने किया है और आगे भी करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर आज सर्वदलीय बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई और नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रक्रिया अभी जारी है। हालांकि रक्षा मंत्री ने इस बैठक में ऑपरेशनल डिटेल नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा कि जिन्होंने हमें मारा, हमने उन्हीं को मारा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है
और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने एयर स्ट्राइक की सराहना की और सरकार के हर फैसले और सेना की हर कार्रवाई में साथ देने का भरोसा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश हित में वो सरकार के साथ हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट हैं और शुरुआत से ही सरकार के साथ हैं। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सेना और सरकार की तारीफ की और कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है। तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बदला लेकर देश का मान बढ़ाया है। हमने कोई नागरिक जो लोग क्या बोलते हैं उनको, सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया है। हमने आपके मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं किया है, हमने टेररिस्ट अड्डे के ऊपर हमला किया है और वो कोई गलत नहीं है। हमें भी हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हम हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आज बैठकों का दौर जारी रहा। NSA अजीत डोभाल ने PM मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री मोदी से गृह सचिव भी मिले। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। कुछ समय पहले NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी। सवाल है, क्या वो सच होने का समय आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज वेब पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 412 अंक फिसलकर 80,335 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 24,274 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को सोना 1,500 रुपए लुढ़क गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 99,250 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 740 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 98,200 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 84 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 61 पैसे हो गई। साउथ कोरियाई कार कंपनी किया मोटर्स ने अपनी नई कार कैरेंस क्लाविस को पेश कर दिया। साथ ही कंपनी ने इसके फीचर्स, इंजन और दूसरी चीजों के बारे में भी जानकारी दी है। कीमत का खुलासा भी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि गुरुवार को रात 12 बजे बुकिंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत का ऐलान हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान के शेयर बाजार की भी हालत खराब है। पाकिस्तानी शेयर मार्केट हर रोज क्रैश हो रहा है। गुरुवार को तो गिरावट की वजह से एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। खुलने के कुछ ही देर के कारोबार में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स KSE 100 कारोबार की शुरुआत में ही करीब 7,000 अंक टूट गया और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और बाजार में लोअर सर्किट लग गया। पाकिस्तानी शेयर बाजार में करीब 7% की गिरावट आई। इससे पहले बुधवार को भी 6% की गिरावट दर्ज की गई थी। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से जुड़ी एक अच्छी खबर की। रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक अनूठी पहल की है। रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए लकी यात्रा अभियान चलाने की घोषणा की। इस अभियान के तहत रोजाना लोकल ट्रेन में टिकट लेकर सफर करने वाले एक लकी यात्री को 10,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। इसके साथ ही लकी यात्रा रोजाना के तहत हर हफ्ते 50,000 रुपए का बड़ा इनाम दिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि विजेताओं का चयन स्टेशनों पर टिकट जांच करने वाले रेलवे कर्मचारी करेंगे। इस योजना में रोजाना टिकट खरीदने वाले और मंथली पास लेने वाले सभी यात्री भाग ले सकते हैं। चेकिंग के दौरान चुने गए लकी यात्री को टिकट दिखाने के बाद ही पुरस्कार की राशि दी जाएगी। रेलवे ने इस अभियान को शुरू करने के लिए FCB इंटरफेस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। 8 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का मकसद यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का टिकट एक लॉटरी टिकट की तरह काम करेगा और इसके लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाएंगे। रेलवे की इस योजना का मकसद उन लोगों को टारगेट करना है जो कि बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान होता है। रेलवे का मकसद है कि ट्रेन में बेटिकट यात्रियों की संख्या कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट लेकर लोकल ट्रेन में सफर करें। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई लोकल में हर दिन 4 से 5,000 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को बड़ा नुकसान होता है। जाहिर है, लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाने की दिशा में ये एक अनूठी पहल है। रेलवे के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सर, एक योजना रेलवे द्वारा शुरू की गई है कि जो 10 से 50,000 रुपए तक लोगों को मिलेंगे जो टिकट के साथ यात्रा करते हैं, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। किस तरीके से सिस्टम पूरा काम करेगा? देखिए, यात्रियों को बार बार हम लोग विनती करते हैं कि योग्य टिकट के साथ में कृपया यात्रा करें। उसके लिए एक तरफ अपना टिकट चेकिंग स्क्वाड भी होता है जो एज ए पनिशमेंट काम करता है, लेकिन हम चाहते थे कि एक पनिशमेंट के साथ में इंसेंटिव भी दिया जाए उन यात्रियों को जो यात्री रेगुलरली टिकट के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसी माध्यम में मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन एक यात्री को जिसने प्रॉपर टिकट लिया है, उस एक यात्री का नंबर चुना जाएगा और उस व्यक्ति को 10,000 रुपये का टिकट या 10,000 रुपये की लॉटरी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो जीतने का चांस मिलेगा। उसी के साथ में हर हफ्ते
एक व्यक्ति को 50,000 रुपये की जो अमाउंट है वो जीतने का मौका मिलेगा। इसका जो यात्रियों का नंबर है वो रैंडमली आइडेंटिफाई किया जाएगा और हमारा यात्रियों से, सभी यात्रियों से ये अनुरोध है कि कृपया वो योग्य टिकट के साथ यात्रा करें और साथ ही साथ में मध्य रेलवे की जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जिस यात्री ने ये प्राइज जीता है उस यात्री की इंफॉर्मेशन की या उसकी जो यूटीएस का टिकट है उसका कोड ये प्रतिदिन डिस्प्ले किया जा रहा है। तो उस वेबसाइट को भी वो मिल सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में एक्स का हैंडल हो या फेसबुक का हैंडल हो, यहाँ पे भी ये जानकारी दी जा रही है। तो यात्री वहाँ पे जाके अपना नंबर उसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं और जिन यात्री का नंबर या जिन टिकट का नंबर इसके साथ मिलेगा वह व्यक्ति दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे आकर कमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से उस प्राइज को क्लेम कर सकता है। दरअसल ये उसलिए निकाला गया है कि जो लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं उनको ये टिकट लेने पे एक तरह से मजबूर किया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो जो टिकट नहीं लेता वो तो उसकी आदत पड़ गई है टिकट न लेने की, और वो चाहे आप कोई भी लकी ड्रॉ करो या कुछ भी करो, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक है, कुछ लोगों को जो लगेगा कि भाई चलो हम टिकट जो निकाल रहे हैं उस पर हो सकता है कि मुझे कोई इनाम मिले। टिकट निकालने वाले कम हैं, पासेस वाले ज़्यादा हैं, तो इसका फ़ायदा जो है वही लोग उठाएंगे जिनका परसेंटेज शायद हो सकता है कि मिनी स्कूल में होगा। ये तो अच्छी चीज़ है, टिकट निकालना भी चाहिए, हर आदमी ने टिकट निकालना चाहिए। आप खुश हैं इस फैसले से? एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, पर अभी आपने बताया इसलिए मालूम पड़ा। ऐसा है तो अच्छा ही है ना। मतलब योजना ये है कि 10,000 का रोज इनाम मिलेगा और हफ्ते में 50,000 की एक राशि भी मिलेगी एक लकी विनर को। अच्छा है, पैसेंजर के लिए तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो अच्छा ही है। बहुत बढ़िया है, ये तो होना चाहिए। जो विदाउट टिकट जाता है उसके लिए भी ये संधि उपलब्ध है कि चलो भाई 10,000 रुपया मिलेगा, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। ये टिकट जो निकाल रहा है उनका भी फायदा होएगा। बहुत अच्छा अभी क्या क्या सेंट्रल रेलवे क्या क्या निकालता है, नया नया आइडिया निकालता है। अभी बहुत सारा लोगों का जो विंडो में टिकट निकालने का था उनका भी टाइम बच जाता है, ऑनलाइन है, वो नया ये कर रहा है, वो अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे कि जो लोग सोचते हैं कि हम बिना टिकट के सफर करेंगे और मात्र 15 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये बचाने की सोचते हैं, उनके लिए एक अच्छा वो मिलेगा कि प्रोत्साहन कि हम टिकट लें, शायद हमको कुछ लॉटरी लग जाए, तो इस बहाने उनकी शुरुआत हो सकती है और एक बार शुरुआत होगी तो आदत में बदल सकती है। मेटा ने की बड़ी कार्रवाई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। जल्द भारत में सैटेलाइट इंटरनेट दस्तक दे सकता है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सेवा शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से LOT लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। हालांकि कंपनी को कड़े नियम और शर्तों को मानना होगा। वैसे कंपनी ने भारत में डेटा लोकलाइजेशन वाली शर्त को मान लिया है, यानी सेवा प्रोवाइडर्स का यूजर डेटा भारत में ही स्टोर किया जाएगा। मेटा ने साइबर क्राइम को लेकर बड़ी कार्रवाई की। उसने करीब 23,000 फेसबुक अकाउंट और पेज बैन कर दिए। ये एक्शन खासतौर पर उन अकाउंट पर हुआ जिनसे साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी। इन अकाउंट से भारत और ब्राजील के यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा था। बताया गया कि इसके लिए साइबर ठग क्रिकेटरों और दूसरे सेलिब्रिटी के डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे। सैमसंग ने अपने यूजर्स को एक तोहफा दिया। दरअसल उसने अपने 3 स्मार्टफोन पर नए अपडेट जारी किए। इनमें गैलेक्सी A56, A36 और A26 शामिल हैं। इनमें नए अपडेट के बाद एक बटन दबाते ही जेमिनी AI शुरू हो जाएगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात भारत के उस सुदर्शन चक्र की जो कि भारत की तरफ आ रहे हर पाकिस्तानी हथियारों का बरकरार पलटवार कर रहा है। इसका नाम S-400 है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर अव्वल साबित हो रहा है। अब तक उसने क्या किया और क्या उसकी खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में।
ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के बाद अब देश में चर्चा उस मिसाइल किलर की हो रही है जिसने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को माकूल जवाब दिया। वो है भारत का रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने गुरुवार को 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उससे मुकाबले के लिए भारत ने सामने किया S-400 को, जो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में शुमार है, और उसने अपनी काबिलियत भी दिखाई। उसने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया और साबित कर दिया कि S-400 को भारत का सुदर्शन चक्र क्यों कहा जा रहा है। ये वही S-400 है जिसके सामने अमेरिका का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी आने की जरूरत नहीं करता। S-400 को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर यूं ही नहीं कहा जाता। यह ऐसा विध्वंसक हथियार है जो एक साथ 160 टारगेट पहचान लेता है। 400 किलोमीटर की रेंज में न तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन फटकने की गुस्ताखी करते हैं और न ही बैलिस्टिक मिसाइल आगे बढ़ पाती है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए से कहीं भी ले जाया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती है जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती है। S-400 में 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 पूरा सिस्टम रहता है, 3-4 किस्म के रडार रहते हैं, 3 किस्म डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स है। हर मिसाइल की कुछ खूबी होती है। एक लो RCS टारगेट के लिए है, एक हाई स्पीड टारगेट के लिए है, ऐसे ऑप्टिमाइज होती है मिसाइल। इसकी SSKP जो है सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें एक ट्रैक वाया मिसाइल एक ऐसी इसकी प्रणाली है, उससे ये मिसाइल बहुत अचूक है, बहुत एक्यूरेट है, और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी टैकल कर सकती है। ये पहली बार है जब भारत ने इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसे उसने अपने पुराने दोस्त रूस से खरीदा है। भारत आज जिस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, उसे भारत ने अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद रूस से खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के समर्थन में उतरे कई देश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने भी भारत का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आतंकवादियों ने एक हमला किया जिसमें कई भारतीय नागरिक मारे गए। भारत को जवाबी कार्रवाई करने और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार था। वहीं निकी हेली ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को पीड़ित की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। किसी भी देश को आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करने की छूट नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर देश पर सैन्य हमले होते हैं तो इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची के साथ बैठक में ये बात कही। EU यानी यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। दरअसल EU ने एक बयान जारी किया और कहा कि आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। जिन लोगों ने भी इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साथ ही EU ने साफ किया कि दुनिया के हर देश को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने नागरिकों को बचाए। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया। उसने अपने नागरिकों से लाहौर छोड़ने या कहीं शेल्टर लेने को कहा। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कुछ और गाइडलाइंस भी जारी की। वरुण चक्रवर्ती पर मैच फीस का लगा 25% जुर्माना। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को होने वाला IPL मैच रीशेड्यूल कर दिया गया। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला ये मैच अब रविवार को ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI ने ताजा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं।
आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को 2 बड़े झटके लगे। दरअसल नीतीश राणा और गेंदबाज संदीप शर्मा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज लुआंड्रे प्रिटोरियस और तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को शामिल किया गया। केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर बीसीसीआई ने मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया, साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा। उन्हें बीसीसीआई ने आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया। वरुण पर अनुच्छेद 2.5 के तहत केवल 1 में कार्रवाई की गई। पंकज आडवाणी ने मुंबई में चल रही ऑल इंडिया बॉलक्लाइन स्नूकर प्रतियोगिता के एक मैच में जीत हासिल की। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पर्श फेरवानी को 5-1 से मात दी। भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल उसकी T20 लीग PSL पर संकट के बादल मंडरा गए। आज का रावलपिंडी का मैच टाल दिया गया। ये मैच पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स के बीच खेला जाना था। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि PSL में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी अपने घर लौटना चाहते हैं। इसी के साथ न्यूज पब में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।